नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर किरचॉफ के नियम। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ के नियम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है, वहीं जो दूसरा नियम है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटी सी, कई बार परिभाषा पूछ जाती है। एक तो होता है परिचालन बिंदु, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ठीक है, एक परिभाषा पूछ जाती है कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है, यहाँ पर हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे। एक तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है और दूसरी ही हम लोग यहाँ पर चीज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा। ओके, एक तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, दूसरी है अंतरित प्रतिबाधा। दो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों सेम सी चीजें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ही क्या है, डिफरेंस है। देखो जैसे हम लोग एक जाल बनाते हैं, मैंने एक क्या बना दिया, जटिल जाल बना दिया। यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर एक सोर्स क्या लगा हुआ है, मान लेते हैं E1 सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, E1 सोर्स लगा हुआ है। इस E1 सोर्स में यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रतिबाधा लगा दी, फिर यहाँ पर मैंने दूसरी प्रतिबाधा लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलता। फिर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक प्रतिबाधा और लगा दिया, और इस सर्किट में इस जगह एक और सोर्स लगा दिया जिसका नाम था E2। ठीक है, जिसका नाम क्या था, E2 था। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, इसको नाम देते हैं Z1, इसको नाम देते हैं Z2, इसको नाम देते हैं Z3। इसको क्या नाम देते हैं, Z3 हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, वहीं सेम ऐसा ही डायग्राम हम लोग इस साइड में भी बनाते हैं। ठीक है, ये बना दिया। ये दूसरा डायग्राम बना दिया। ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने सेम डायग्राम बनाया है। ये अपना E1 है, वो E2 हो गया, ये Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है। इसमें धारा I1 आ रही है, इसमें धारा I2 जा रही है। इसमें धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है। ये दो सर्किट डायग्राम मैंने बनाए। इन दोनों डायग्रामों की सहायता से, इन दोनों डायग्रामों की सहायता से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है और अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है। अब देखना ध्यान से, इसमें इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इसकी परिभाषा, इस परिचालन बिंदु की परिभाषा लिखी हुई थी। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि इसके अंदर निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता का अनुपात लिया जाता है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की परिभाषा लिखते हैं तो निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात, व निवेशी धारा का अनुपात, धारा का अनुपात, अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है ना, समझना डेफिनेशन में मैं क्या बोल रहा हूं कि परिभाषा के रूप में मैं क्या बोल रहा हूं कि निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। लेकिन कौन सी अवस्था में कहलाता है, तो उसके लिए एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यदि उसके लिए एक अपने को कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यदि परिपथ के अन्य स्रोत, इसके लिए कंडीशन है यदि परिपथ के अन्य स्रोत अपनी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि परिपथ के अन्य स्रोत, यदि परिपथ के अन्य स्रोत आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो,
आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो, ठीक है ना, ये चीज है, आंतरिक प्रतिबाधा से क्या होनी चाहिए, प्रतिस्थापित होने चाहिए, ठीक है। तब वो चीज क्या कहलाती है, तब वो चीज अपनी अपनी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाती है। क्या कहलाती है, परिचालन बिंदु। अब ऊपर वाला जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया है, उस एग्जाम्पल में मैं अगर इस जाल में अगर मैं ज्ञात करना चाहूं कि परिचालन प्रतिबाधा क्या है या इसकी परिचालन प्रतिबाधा कितनी है, तब मेरे को निवेशी वोल्टेज देखनी है, ठीक है, निवेशी वोल्टेज देखनी है और निवेशी धारा देखनी है। लेकिन निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा तब देखनी है जब ये E2 अपनी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो। किससे प्रतिस्थापित हो, आंतरिक प्रतिबाधा से क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापित होना चाहिए। यानी कि इस सर्किट की अगर मैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करना चाहता हूं तो इसका तुल्य डायग्राम क्या बनेगा, तो वो डायग्राम देखना बच्चों आप लोग कि उपरोक्त परिपथ की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, उपरोक्त परिपथ की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ठीक है। वो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें ये अपना E2 लगा हुआ, ये अपना E1 लगा हुआ होगा। यहाँ से अपने पास धारा जाएगी I1, क्या कितनी जाएगी, I1 जाएगी। ये सर्किट के अंदर दूसरा पार्ट हो गया, इसका नाम था Z3, इसका नाम था Z1 और यहाँ पर जुड़ा हुआ था Z2। जबकि इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, जो E2 था, E2 की जगह हम लोग आंतरिक प्रतिबाधा जोड़ देंगे। ये क्या है, आंतरिक प्रतिबाधा। किसकी, आंतरिक प्रतिबाधा। किस चीज की आंतरिक प्रतिबाधा है, किस चीज की आंतरिक प्रतिबाधा है, तो आंतरिक प्रतिबाधा E2 की। किसकी, E2 की, यानी कि उस स्रोत की जगह हम लोग उसकी आंतरिक प्रतिबाधा लगा दिए। इस अवस्था में जब हम ये फाइनल डायग्राम बनाते हैं तो उस अवस्था में जो परिचालन प्रतिबाधा होती है उसको हम लोग बोलते हैं Z इनपुट इज इक्वल टू E1 बटा I1, E1 बटा I1। आगे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं इस चीज को जूम इन करके एक साथ बता देता हूं आप लोगों को, दोनों डायग्रामों को एक साथ समझा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सर्किट बना दिया, ये एक मैंने जाल बना दिया, इसमें 2 सोर्स लगे हैं, 3 प्रतिबाधा लगे। इस परिपथ की अपने को परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता दी कि निवेशी वोल्टा व निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। कब कहलाता है, ये तब कहलाता है जब परिपथ के अन्य स्रोत आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित होना चाहिए। तो ऊपर वाले डायग्राम को मैं नीचे लेके आया और चेंज चेंज इस E2 का जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो मैंने E2 के स्थान पर लगा दिया। अब मेरे को E1 और I1 जो आएंगे उनका जो अनुपात होगा वो इस सर्किट की परिचालन प्रतिबाधा कहलाएगी, वो इस सर्किट की क्या कहलाएगी, परिचालन प्रतिबाधा कहलाएगी। एक बात और याद रखना है, परिचालन प्रतिबाधा में एक चीज अपने को और याद रखनी है, वो चीज ये है कि जिस परिपथ में हम जिस भी सर्किट की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे उसके अंदर जिस लूप की हम लोग वोल्टता लेंगे उसी लूप के अंदर अपने को धारा प्राप्त पता होना चाहिए, उसी लूप की अपने को क्या पता होनी चाहिए, धारा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जब भी मैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा का नाम लूंगा, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस का नाम लूंगा, तब आप लोगों को याद रखना है जिस भी पाथ के लिए हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी पथ के लिए हम लोग, जिस परिपथ के लिए हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी परिपथ की वोल्टेज होनी चाहिए, उसी परिपथ की धारा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने आप लोगों को ये चीज शो कर दी, तो ये अपना एक बंद पथ बन गया, ये अपना क्या बन गया, एक बंद पथ बन गया। इस बंद पथ में ये धारा हो गई और ये वोल्टेज हो गई, ठीक है। जिस लूप के अंदर हम लोग परिचालन प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे तो उस लूप की धारा और उसी लूप की वोल्टता का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, नोट करके याद रख लेना, ये चीज काफी काम आती है, नोट करके याद रख लेना, ये चीज काफी काम आती है कि इसे हम लोग ज्ञात कब करेंगे। इसमें ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि इसमें परिचालन बिंदु प्रतिबाधा में इसमें जिस परिपथ या लूप ले लो, परिपथ नहीं लूप, जिस लूप में इसमें
जिस लूप में परिचालन बिंदु प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं ज्ञात करते हैं उसकी वोल्टा व धारा का अनुपात होता है। उसकी वोल्टा व धारा का अनुपात होता है। वोल्टा व धारा का क्या होता है? अनुपात होता है। और ये अनुपात क्या होता है? तो ये अनुपात क्या है? ये अनुपात ही परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन कई बार 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है। तो मैंने एकदम सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दिया है कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है। आप लोग इस चीज को नोट कर लेना। आप लोग इस चीज को क्या कर लेना बच्चों? नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस साइड में आते हैं। इस साइड में क्या बोल रहा है? इस साइड में ये अपने को अंतरित प्रतिबाधा परिभाषित करने को बोल रहे हैं। तो अंतरित प्रतिबाधा जब भी हम लोग परिभाषित करेंगे तो ये 2 लूप में होगी। कितने लूप में होगी? ये 2 लूप में परिभाषित होती है। किसमें? 2 लूप में परिभाषित होती है। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये 2 लूप में परिभाषित होती है, जबकि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है वो केवल 1 लूप में परिभाषित होती है। केवल कितने लूप में परिभाषित होती है? 1 लूप में परिभाषित होती है। अब एग्जाम्पल हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसे तो मैंने सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम है। लूप काफी बड़े हो सकते हैं, परिपथ जाल ये बहुत बड़े हो सकते हैं। उस अवस्था में हम लोग स्पेशल नाम ना देकर एक जेवा लूप लेंगे और एक केवा लूप लेंगे। एक जेवा लूप लेंगे और एक कौन सा लेंगे? केवा लूप लेंगे। ठीक है, तो अंतरित प्रतिबाधा है वो 2 लूप की आएगी। कितने लूप की आएगी? 2 लूप की। जबकि परिचालन प्रतिबाधा है वो केवल और केवल 1 लूप की आती है। ठीक है, तो देख लो इसके अंदर इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को निकालना हो कि यहाँ पर मैं क्या अंतरित प्रतिबाधा निकालना चाहूं तो इसके सापेक्ष इसके निकाल सकता हूं, इसके सापेक्ष इसकी भी निकाल सकता हूं। इसके सापेक्ष इसकी और इसके सापेक्ष इसकी। यहाँ पर 2 अंतरित प्रतिबाधाएं आ सकती है। कितनी अंतरित प्रतिबाधाएं आ सकती है? 2 लूप के 2 अंतरित प्रतिबाधाएं आ सकती है। ठीक है, 2 लूप है तो 2 अंतरित प्रतिबाधाएं, 3 लूप है तो 3 अंतरित प्रतिबाधा आएंगी, 4 लूप है तो 4 अंतरित प्रतिबाधाएं आएगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से लेकर हम लोग इस चीज को सोल्व करते हैं। तो समझना ध्यान से कि जेम्बे लूप की वोल्टता व केम्बे लूप की धारा का अनुपात लूप जे के सापेक्ष के की अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। लेकिन कब कहलाती है वो चीज और देखना। ठीक है, मैंने क्या बता दिया, इसमें 2 लूप ले लिए। पर्टिकुलरली एक जेवा लूप है और एक केवा लूप है। तो जेम्बे लूप की वोल्टता व केवे लूप की धारा का अनुपात जो होगा वो जेम्बे लूप जे के सापेक्ष के की अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगी। यदि इसके अंदर भी एक स्पेशल कंडीशन लगेगी। यदि इसके अंदर भी एक कंडीशन लगेगी, यदि अन्य स्रोत आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो। आंतरिक प्रतिबाधा से क्या हो? प्रतिस्थापित हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अपनी अंतरित प्रतिबाधा की डेफिनेशन आ गई। किसकी डेफिनेशन आ गई? अंतरित प्रतिबाधा की क्या आ गई? अपने पास डेफिनेशन आ गई। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कहां समझेंगे? इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इस जगह पर समझेंगे कि पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की अंतरित प्रतिबाधा क्या आएगी। ठीक है, तो पहले
के सापेक्ष, पहले लूप के सापेक्ष, पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की, पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की अंतरित प्रतिबाधा, दूसरे लूप की अंतरित प्रतिबाधा, दूसरे लूप की कौन सी, अंतरित प्रतिबाधा। तो ये चीज कैसे आएगी, तो इस चीज को अंतरित प्रतिबाधा को बेसिकली आप लोग नोट कर लेना, इसको हम लोग ZT से नोट करते हैं, ZT से नोट करते हैं, ठीक है। अब जेमवे लूप के सापेक्ष केमवे लूप के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो ZT JK, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा EJ और नीचे आ जाएगा IK, नीचे आ जाएगा IK। ये इसका बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं कि व्यापक फॉर्मूला, ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, व्यापक फॉर्मूला। अब इस चीज को वापस यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो अपने को क्या करना है, पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे, ठीक है। पहले लूप के सापेक्ष ज्ञात करें तो पहले लूप का सोर्स एज इट इज ही लगा रहेगा, पहले लूप का सोर्स एज इट इज ही लगा रहेगा। इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं, सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरे लूप में जो सोर्स था उसको हम लोगों ने उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, किससे प्रतिस्थापित कर दिया, आंतरिक प्रतिबाधा से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ZE2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ZE2। इसको हम लोग किससे प्रतिस्थापित कर दिया, ZE2 से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी ये E2 की आंतरिक प्रतिबाधा होगी। बीच में हम लोगों ने एक प्रतिबाधा और लगाई थी, इन तीनों को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना Z1 हो गया, ये अपना Z2 हो गया, ये अपना Z3 हो गया। इस अवस्था में इस परिपथ में मान लेते हैं धारा I1 जाती है और इसमें धारा जाती है I2, इसमें धारा कितनी जाती है, I2 जाती है। तो पहले लूप के सापेक्ष दूसरे की, पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की अगर अपने को अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो अंतरित प्रतिबाधा को मैंने नोट किया ZT पहले के सापेक्ष दूसरे का, यानी कि ZT12 इज इक्वल टू पहले लूप का वोल्टता बटा दूसरे लूप का धारा, बटा दूसरे लूप का धारा। तो ये आ जाएगा पहले लूप के सापेक्ष, पहले लूप के सापेक्ष दूसरे लूप की अंतरित प्रतिबाधा आ जाएगी। अंतरित प्रतिबाधा दो लूपों की आती है, जबकि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एक लूप की आती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको उल्टा भी शो कर सकते हो, इसी प्रकार से हम लोग ये चीज भी निकाल सकते हैं कि ZT21 कितना आएगा, तो वो आएगा E2 बटा I1, E2 बटा I1। आगे बात समझ में, तो ये है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, सिंपल वाला रिप्रेजेंटेशन। आप लोग इन चीज को नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना। ये बेसिकली आपके 3-4 नंबर का क्वेश्चन कवर करते हैं, 3-4 नंबर का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इसमें बी पार्ट में दोनों साथ में आ जाएंगे, अगर ए पार्ट में क्वेश्चन आया तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो ये बेसिकली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कवर कर लेता है, ठीक है। ये डेफिनेशन ओके। बस इसमें ये चीज याद रखना कि जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा ना, यदि अन्य स्रोत आंतरिक प्रतिबाधा से क्या होनी चाहिए, प्रतिस्थापित होनी चाहिए, तो ये बात बहुत जरूरी है। अगर ये चीज अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आपका सर्किट का जो एनालिसिस है वो अधूरा रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। ये तो अंतरित प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की बात होगी, ठीक है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की बात होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अपने सिलेबस में 4 प्रकार की जाल प्रमेय लगती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जाल प्रमेय लगती है। तो नेक्स्ट हम लोग एक बड़ी हेडिंग लगा रहे हैं, जाल प्रमेय, जाल प्रमेय, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में टोटल 4 प्रमेय पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में टोटल कितनी प्रमेय पढ़ेंगे, 4 प्रमेय पढ़ेंगे। उनके नाम देख लो और लगभग उन्हीं में से ही आ जाता है। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अध्यारोपण प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय। नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन, थेवेनिन प्रमेय। नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय। और नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉर्टन हो गया अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है।
अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ओके, हम लोग यहाँ पर 4 प्रमेय डिस्कस करेंगे, ठीक है। अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इन चारों प्रमेय से सी पार्ट का आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो प्रमेय करना, एक उस प्रमेय का अपने को एग्जाम्पल करना। एक तो प्रमेय और एक उस प्रमेय का एग्जाम्पल करना, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो सी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, अध्यारोपण का प्रमेय। अध्यारोपण का प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय का सबसे पहले आप लोग चेक करोगे कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है। इसका स्टेटमेंट यानी कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसका कथन डिस्कस कर रहे हैं। कथन पहले आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक सिंपल था, जो मैंने ऊपर जो जाल बनाया था वो सेम जाल है E1, ठीक है। यहां पर जुड़ गया E2, ठीक है। इसका नाम दे दिया Z1, इसका नाम दे दिया Z2, इसका नाम दे दिया Z3। इसमें मान लेते हैं धारा जा रही है I1 और इसमें धारा जा रही है I2, ठीक है। इसमें धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है I2। तो ये अध्यारोपण प्रमेय क्या बोलती है, दोनों सोर्स को एक साथ जब सोल्व करेंगे तो अपने को जल्दी से इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों सोर्स को एक साथ लेकर अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो किरचॉफ के नियम में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी और ये जल्दी से सोल्व नहीं हो पाएगा। तब अध्यारोपण की प्रमेय क्या बोलती है, तब अध्यारोपण की प्रमेय ये बोलती है कि इस सर्किट को हम लोग 2 सर्किटों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस एक जाल को हम लोग 2 अन्य जालों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यानी कि एक बार तो वो सोर्स काम ले लो, एक बार तो आप लोग E1 सोर्स काम ले लो और दूसरी बार आप लोग E2 सोर्स काम में ले लेना, ठीक है। दूसरी बार आप लोग कौन सा सोर्स काम में ले लेना, E2 सोर्स काम में ले लेना। बस शर्त ये है कि जब आप लोग स्रोत को हटाओगे तो उसकी जगह उसकी आंतरिक प्रतिबाधा लगाओगे। उसकी जगह क्या लगाओगे, आंतरिक प्रतिबाधा। और बेसिकली जो अध्यारोपण की जो प्रमेय होती हैं उसके अंदर जो स्रोत होते हैं वो अपने को आदर्श स्रोत देंगे और आदर्श स्रोत की कंडीशन में, आदर्श स्रोत की कंडीशन में आप लोगों को 0 आंतरिक प्रतिबाधा लेनी है, 0 आंतरिक प्रतिबाधा लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी, ये सर्किट बन गया, ये Z1 बन गया, ये Z2 बन गया, ये बन गया Z3। अब मान लेते हैं कि इस अवस्था में इसमें धारा कितनी गई, इस अवस्था में इसमें धारा आ गई I1 डैश, इसमें धारा कितनी गई I2 डैश, कितनी गई I2 डैश चली गई, ठीक है। अब प्लस ये एक सर्किट हो गया जिसमें हम लोगों ने E1 माना। अब दूसरा सर्किट होगा, इसमें आप E2 को कंसिडर कर लीजिए, इसमें आप लोग किसको कंसिडर कर लीजिए, E2 को कंसिडर कर लीजिए। जबकि E1 जो है वो अपनी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो जाए। E1 किससे प्रतिस्थापित हो जाए, अपनी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने E2 बना दिया इस बार, ठीक है। अब धारा यहाँ से प्लस और ये माइनस है तो धारा इस दिशा में जाएगी। ये मान लेते हैं ये धारा है I2 डैश और इधर जो धारा जाएगी वो मान लेंगे I1 डैश। कितने I1 डैश होगी ना, डबल डैश आ जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, डबल डैश। अब अपने को इस प्रमेय का स्टेटमेंट देखना, अपने को इस प्रमेय का स्टेटमेंट देखना। सबसे पहली बात, ये उन परिपथों में लागू होगी जिनमें 2 या 2 से अधिक स्रोत जुड़े होंगे। केवल एक स्रोत है तब ये प्रमेय लागू नहीं होगी, कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए। कम से कम कितने स्रोत होने चाहिए, 2 स्रोत होने ही चाहिए, तभी ये प्रमेय लागू होगी, अदरवाइज ये प्रमेय लागू नहीं होगी, ठीक है। इसे लिख देना Z3, इसे क्या लिख देना आप लोग, Z3 लिख देना। अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, इस प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग केवल I1 को कंसीडर करें। किसको कंसीडर करें, I1 को। तो ये प्रमेय बोलेगी कि I1 का जो मान आएगा, I1 का जो मान आएगा वो I1 डैश व I1 डैश डबल डैश, I1 डैश व I2 डबल डैश के
योग के बराबर आएगा, इसके योग के बराबर आएगा। और यही अध्यारोपण को प्रदर्शित करता है। ये प्लस का चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित करता है? अध्यारोपण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? अध्यारोपण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप लोगों को डायग्राम से तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग किसके रूप में लिख लेते हैं? थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग कथन लिखना इसका, अध्यारोपण प्रमेय का कथन, क्योंकि बेसिकली इसका कथन है वो अकेला 2.5 नंबर में पूछा जाता है। कथन कितने नंबर में पूछा जाता है? 2.5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट सुनना, दो या रेखीय प्रतिबाधाओं से निर्मित दो या दो से अधिक स्रोत वाले जटिल जाल को सिंपल परिपथों वाले, कौन से परिपथों वाले? सिंपल परिपथों वाले। किसके अंदर? सिंपल परिपथ जो हम लोगों ने जो पीछे बना के दिखाए हैं, इनमें प्रत्येक स्रोत को एक बार हटा देंगे। जितने स्रोत होंगे उतने ही तुल्य परिपथ बनेंगे, उतने ही क्या बनेंगे? इसके तुल्य परिपथ बनेंगे। ठीक है, जटिल जाल को ऐसे जालों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं जिनमें एक स्रोत जुड़ा हो वह अन्य स्रोत आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित हो। ठीक है, ये सिस्टम है, ये इसका स्टेटमेंट है कि एक अपने पास जटिल जाल है जो रेखीय प्रतिबाधाओं से निर्मित है और दो या दो से अधिक उसमें स्रोत जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस जटिल जाल को हम लोग ऐसे जालों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं जिसमें एक तो स्रोत जुड़ा हो और अन्य स्रोत हैं वो अपनी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो नाम मैंने लिखा है मिलकर, यहाँ पर आप लोग अध्यारोपित नाम भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, अध्यारोपित। ठीक है ना, अध्यारोपित नाम भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही। अब इस चीज को अपने को करना है प्रूफ, क्या करना है? प्रूफ करना है। ये आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप लोग ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे, फिर ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, ये चीज अपने को क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये इसका गणितीय स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकली स्टेटमेंट हो गया। ये इस चीज का कौन सा स्टेटमेंट हो गया? मैथमेटिकल वाला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करते हैं। चलो फटाफट हम लोग इस चीज को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं एक जाल बना लेता हूं जो अपने को डायग्राम में दिया हुआ है, वही सिंपल सा जाल बना लेते हैं हम लोग। ये E1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, यहाँ पर एक प्रतिबाधा लगा दी जिसका नाम है Z1, यहाँ पर एक प्रतिबाधा और लगा दी जिसका नाम है Z2, यहाँ पर एक स्रोत लगा दिया जिसका नाम है E2, यहाँ पर एक प्रतिबाधा लगा दी जिसका नाम है Z3, जिसका नाम क्या है? Z3 है। ओके, अब इसमें से धारा निकली I1, इसमें से धारा कितनी गई? I2 गई। अब अपने को I1 का मान निकालना, अपने को किसका मान निकालना है? I1 का मान निकालना है। I1 का मान निकालने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर पास की समीकरण चाहिए। ठीक है,
तो ये मैं मान लेता हूं लूप फर्स्ट है और ये कौन सा है, लूप सेकंड है। ये लूप फर्स्ट है और ये लूप कौन सा, सेकंड। इसके अकॉर्डिंग मैंने परिपथ के अंदर ये डायरेक्शन चूज की है, इसके अकॉर्डिंग मैंने परिपथ में ये डायरेक्शन चूज की और सेम यही चीज मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ओके, आगे बात समझो। ये मैंने क्या कर लिया, एक विशेष दिशा चुन ली, एक क्या चुन लिया, विशेष दिशा चुन लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पास समीकरण ज्ञात करेंगे। पास समीकरण देखेंगे तो पास फर्स्ट के लिए क्या होगा, पास फर्स्ट में यानी लूप फर्स्ट में समीकरण क्या बनेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था किरचॉफ के नियम में। किसके नियम में बताया था, किरचॉफ के नियम में बताया था किस प्रकार से हम लोग पास समीकरण या लूप समीकरण को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहले लूप की बात करें तो पहले में दो प्रतिबाधा, एक ये और दूसरी ये हो गई और एक ये सोर्स हो गया, तीन चीज होगी। कितनी चीज होगी, तीन चीज। अब पहले बात तो तीनों चीजों को लिखेंगे। ठीक है, दो विभव पतन हो गए, एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल लिख लिया E1। अब विभव पतन लिख लिए, विभव पतन इस पर कितना होगा, इस पर I1 इंटू Z1 हो जाएगा। इसमें धारा जाएगी I1 माइनस I2। इसमें धारा कितनी आएगी, इस चीज में धारा कितनी आएगी, I1 माइनस I2। कितनी आ जाएगी, I1 माइनस I2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपने विभव पतन देखेंगे तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Z3 इज इक्वल टू होता है 0, इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब इस चिन्ह को और धारा की दिशा को मैच करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इस परिपथ के अंदर जो चिन्ह आएंगे उनका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये चिन्ह बैटरी के माइनस में घुस रहा है, ये चिन्ह बैटरी के माइनस में घुस रहा है तो ई के आगे माइनस लगाना, ई के आगे क्या लगाना, माइनस लगाना। ठीक है, I1 और Z1 की बात करें तो इसकी दिशा में जा रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी दिशा में आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, जब मैं इसको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E1, या ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर जब सोल्व करूंगा तो I1, अब I1 के ब्रैकेट में क्या क्या चीज है, यहाँ पर I1 और I2 के मान ज्ञात करने, सिंपल सी बात ये, तो यहाँ पर Z1 और यहाँ से Z3, तो Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I1 के कॉमन में क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3। ओके, फिर माइनस का Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू आ जाएगा E1, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। ओके, अब दूसरी समीकरण, ये हो गया पहला पास समीकरण, पहले पास की समीकरण। अब दूसरे पास की समीकरण, पास सेकंड के अंदर हम लोगों को वापस समीकरण ज्ञात करनी है, तो वापस हम लोग देख लेते हैं, इस पास को देख लेते हैं। ये यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बैटरी माइनस का दिया हुआ है। अब चलो यहाँ पर हम लोग समीकरण देख लेते हैं किस प्रकार की समीकरण अपने पास आएगी। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले अपने पास वापस तीन चीजें हैं, एक तो ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध और एक ये स्रोत। तो एक अपने पास विद्युत वाहक बल है, दो अपने पास विभव पतन है, तीनों चीजों को लिख लो। ठीक है, एक तो अपने पास क्या है, क्या है, विद्युत वाहक बल लिख लिया, दूसरा विभव पतन लिख लेते हैं। इसमें कितना है, इसमें I2 इंटू Z2 है, इसमें कितना है, इसमें है I1 माइनस I2 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये दिशा अपने इसके अंदर घुस रही है, पॉजिटिव के अंदर घुस रही है, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने प्लस। अब चलते हैं, Z2 और I2 की बात करें तो धारा की दिशा और चुनने की दिशा सेम है, तो ये चीज आ जाएगी पॉजिटिव, ये चीज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो धारा तो नीचे की ओर आ रही है, वहीं अपनी चुनी गई दिशा ऊपर की ओर जा रही है, एक दूसरे के विपरीत हो गया, तब चिन्ह किसका लगा देना है, माइनस का लगा देना है। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास 0 आ गया। ओके, अब इस चीज को मैं सोल्व करता हूँ, अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ बच्चों, सोल्व करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आंसर निकालें, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखना, अब मैं इस चीज को जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, E2 को मैं आगे भेज देता हूं। ठीक है ना, E2 को हम लोग जैसे E1 को यहाँ पर ले गए, इस तरीके से इस समीकरण को एडजस्ट करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, कुछ क्या करेंगे, पक्षांतरण, इधर इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस E1 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस E2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना I2 इंटू Z2
माइनस का I1 इंटू Z3 माइनस माइनस प्लस का I2 इंटू Z3, ये चीज आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको मैं सोल्व कर लूंगा, तब मेरे पास यहाँ से समीकरण आ जाएगी कि I1 इंटू Z3, पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आगे वाली चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आगे वाली चीज क्या हो गई? पॉजिटिव। पूरी समीकरण को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, तब अब ये जो I2 है ये इसमें से कॉमन आएगा, लेकिन किसके साथ? माइनस का Z2 प्लस Z3 बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई बच्चों? 2 नंबर समीकरण बन गई। कितने नंबर समीकरण बन गई? 2 नंबर समीकरण बन गई। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके अपन लोगों को I1 का मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके अपने को किसका मान निकालना है? अपने को मान निकालना है I1 का। किसका मान निकालना है? I1 का। तो चलो फटाफट हम लोग I1 का मान निकाल लेते हैं। I1 का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूं क्रेमर रूल। कौन सा? क्रेमर नियम यूज करते हैं। ठीक है ना, क्रेमर नियम यूज करते हैं। क्रेमर नियम में क्या करेंगे आप लोग समझ जाओगे। बेसिकली मैं यहाँ पर I1 का मान ज्ञात करूंगा। इसका मान ज्ञात करूंगा I1 का। तो यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट को सोल्व करना होता है। कितने डिटर्मिनेंट को सोल्व करना होता है? 2 डिटर्मिनेंट को। ठीक है, बट्टा में जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा इन प्रतिबाधाओं से रचित जाल वाला। इन प्रतिबाधाओं से जो जाल हम लोग बनाएंगे उनका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। उनका क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। और आप लोग चेक कर लेना कि माइनस प्लस में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है ना, आप लोग ये चीज चेक करके रखना कि माइनस प्लस में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ऊपर की साइड में क्या आ रहा है? एक सेकंड रुकना, वेट करना। समीकरण नंबर 1 में ये E1 आ जाएगा और ये E2 आ जाएगा। जब मैं इसको लिखूंगा तो क्रेमर रूल से ये मेरे पास आ गया E1 और ये मेरे पास क्या आ गया? E2। क्रेमर रूल से सोल्व करेंगे। ठीक है, जिस भी चीज का मान ज्ञात करना, जैसे हम लोग I1 का मान ज्ञात कर रहे हैं इन दोनों समीकरणों से, तो I1 है उनकी जगह E1 और E2 आ गया। फिर नेक्स्ट आगे करेंगे तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? जो I2 दिया उसके जो सेम एज इट इज जो अपने को गुणांक दिए हुए उन गुणांकों को हम लोग नोट करेंगे। उन गुणांकों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से क्या आ रहा है। माइनस का Z3 और यहां पर क्या आएगा? माइनस का Z3 मिल गया और यहां पर आ गया Z2 प्लस Z3 विद माइनस साइन। विद कौन सा चिन्ह? माइनस साइन। आगे डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। आगे क्या लगा हुआ है? डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे डिटर्मिनेंट में उत्तर हमेशा मोड में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? अब उत्तर हमेशा हम लोग मोड में लिखेंगे। अब नेक्स्ट नीचे दोनों प्रतिबाधाओं से रचित जो जाल है उनकी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो इसके अंदर I1 का गुणांक कितना है? I1 का गुणांक है Z1 इंटू Z3 और इसका गुणांक है Z3। ठीक है, तो ये हो गया Z1 प्लस Z3। ओके, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया Z3 और इस साइड में ऊपर माइनस Z3 है, नीचे माइनस का Z2 प्लस Z3 है। ये चीज है। ओके, अब इस सारणी को सॉल्व करते ही अपने पास I1 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? I1 का। तो I1 इज इक्वल टू, इनका वज्र गुणा करेंगे। इनका क्या करेंगे बच्चों? वज्र गुणा करेंगे। तो यहां से क्या आएगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई करके ये बनेगा E1 ब्रैकेट में आ जाएगा Z2 प्लस Z3। ओके, इसके साथ करेंगे तो विद कौन सा साइन? माइनस का चिन्ह आएगा। विद माइनस साइन, कौन सा साइन? माइनस साइन। और नीचे क्या आएगा? फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? Z3 इंटू E2। Z3 इंटू E2। ये ऊपर वाले सारणी का मान आ जाएगा। कौन से सारणी का मान आ जाएगा? ऊपर वाले सारणी का क्या आ जाएगा बच्चों? मान आ जाएगा। ओके, अब नीचे वाले सारणी को जब मैं सोल्व करूंगा, नीचे वाले सारणी को जब मैं सोल्व करूंगा तो नीचे वाला सारणिक है वो कितना आएगा? वो आएगा अपने पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये इससे मल्टीप्लाई करके फाइनली उत्तर कितना निकालेगा? Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, I1 का मान कितना आ गया?
E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 इंटू E2। ये आ गया किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से आ गया? किरचॉफ के नियम से। इस चीज को हम लोगों ने नाम दिया समीकरण नंबर 3। इस क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 3। अब इसी चीज को मैं अध्यारोपण प्रमेय से सोल्व करूंगा। कौन से प्रमेय से सोल्व करूंगा? अध्यारोपण प्रमेय से। ठीक है, तो नेक्स्ट अध्यारोपण प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? अध्यारोपण प्रमेय से। अध्यारोपण प्रमेय से हम लोग वापस I1 का मान निकालेंगे और दोनों की तुलना करेंगे। दोनों की क्या करेंगे? तुलना। अगर उत्तर बराबर आ जाए तब तो सही है, अगर ना आए तो दिक्कत है। ठीक है, तो अध्यारोपण से जब सोल्व करेंगे तो दो, इसमें कितनी बैटरी दी हुई है? 2 बैटरी दी हुई, तो निश्चित है कि अपने पास 2 जाल बनेंगे। कितने जाल बनेंगे? 2 जाल बनेंगे। एक तो वो जाल बनेगा जिसमें E1 काम करेगा। जिसमें कौन काम करेगा? E1। ठीक है, ये प्लस और ये हो गया माइनस। यहां से चला तो यहां से धारा निकली I1 डैश। कितने निकली? I1 डैश। और वो किस में से गई? वो गई Z1 में से। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे जुड़ा हुआ था Z2। ठीक है, और फिर यहाँ पर E2 था, लेकिन E2 आदर्श स्रोत है, इसलिए उसका जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो शून्य ले लिया गया है। ओके, अब यहाँ पर जुड़ा हुआ था अपना Z3। ठीक है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इन तीनों को आपस में क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। अब इस परिपथ में तो अपने को किसका मान चाहिए? I1 डैश का मान चाहिए। किस चीज का मान चाहिए? I1 डैश का। तो I1 डैश का जो मान है वो सिंपल सा है। वो क्या है? सिंपल सा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या चीज आएगी? यहां से हम लोग I1 डैश निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? I1 डैश। I1 डैश इज इक्वल टू ये वोल्टेज बटा ये तुल्य प्रतिबाधा। ये तुल्य प्रतिबाधा, ये वोल्टेज बटा ये तुल्य प्रतिबाधा। अब तुल्य प्रतिबाधा निकालेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में, जबकि ये समांतर क्रम में होकर फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में। तो सिंपली मैं इसको अगर नोट करूंगा तो ऐसे नोट कर सकते हैं हम लोग, E1 बटा वोल्टा बटा धारा, अब वोल्टा बटा प्रतिबाधा। ठीक है, तो E1 बटा Z1, E1 बटा Z1 प्लस श्रेणी क्रम में है तो प्लस हो गया। अब आगे वाले दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है, तो इनको हम लोगों ने इसको समांतर क्रम में लिख लिया। कौन से क्रम में लिख लिया हम लोगों ने? इसको समांतर क्रम में लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा I1 डैश इज इक्वल टू E1 बटा Z1 प्लस, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा Z2 इंटू Z3 बटा Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। जब इसको हम लोग समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे Z2 और Z3 का, तो अपने पास ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इस चीज को। हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? हम लोग यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर मैंने लघुत्तम, ये जो तीसरा बट्टा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ पहले लघुत्तम में आएगा। इसके साथ क्या आएगा? लघुत्तम में आएगा। जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा Z1 इंटू Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 आ गया। ओके, इंटू ये ऊपर चला, Z2 है यहाँ पर बच्चों, Z2। ठीक है ना, Z2 इंटू E1 हो गया। इंटू क्या हो गया? E1 डिवाइडेड बाय अब इनका जब तुल्य निकालेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ये आ गया इनका तुल्य। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। यानी कि जब मैं ये सर्किट बनाता हूं, कौन सा सर्किट बनाता हूं बच्चों? जब मैं ये सिंगल ये वाला जब सर्किट में बनाता हूं तो इस सर्किट से मेरे पास I1 डैश का मान इतना आता है। ये तो I1 डैश का मान हो गया। अब I2 डैश का मान इसका मान निकाल लेते हैं। I2 डैश का हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से। वापस हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। इस बार अपने पास E2 नहीं है, E1 नहीं है, E1 नहीं है। ठीक है, E1 को हटा दिया, ये अपना Z1 बन गया। यहाँ पर ये अपना Z2 बन गया। यहाँ पर सोर्स लग गया E2 प्लस और माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज अपने पास आ जाएगी। ये बन गया अपना Z। ठीक है, अब इसमें धारा देखेंगे तो यहां से धारा जाएगी I2 डबल डैश। कितनी जाएगी? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव से धारा हम लोगों ने बाहर निकाल दी। अब I2 डबल डैश का I1 डबल डैश इसमें आ जाता है। ठीक है, बाकी शेष इसमें से I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इस नीचे वाले में आ जाता है। अब अपने को यहाँ पर I1 डबल डैश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? I1 डबल डैश का।
जैसे ही I1 डबल डैश का मान आ जाएगा वैसे ही अपना ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा, वैसे ही ये सर्किट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से I2 डबल डैश का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, I2 डबल डैश का। तो I2 डबल डैश का जो मान है वो क्या आएगा, E2 बटा, देखो सेम यही मेथड लगा रहे हैं, E2 बटा Z2 प्लस E2 बटा Z2 प्लस Z1 समांतर क्रम में Z3, यानी कि Z1 और Z3 समांतर क्रम में, यहाँ से हम लोग I2 का मान निकालेंगे। तो I2 डैश इज इक्वल टू I2 डबल डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा E2 बट्टा में Z2, E2 बट्टा में Z2 प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो Z1 इंटू Z3 बटा Z1 प्लस Z3। ओके, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। जब इसको हम लोग और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, I2 डबल डैश इज इक्वल टू I2 डबल डैश इज इक्वल टू, जब हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा ये Z1 प्लस Z3 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, Z1 प्लस Z3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इनटू में आ गया E2, इनटू में आ गया E2 बटा इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उत्तर आएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ये आ गया मेरे पास इसका उत्तर, ये क्या आ गया मेरे पास, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां तक अपने पास I2 का मान आ गया, किसका मान आ गया, I2 डबल डैश का। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए I1 डबल डैश का मान। तो मैं वापस सर्किट पर गया, वापस कहां गया, वापस मैं इस सर्किट पर आया और आकर मैंने देखे कि Z1 और Z3 तो समांतर क्रम में, Z1 और Z3 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होने का मतलब है दोनों पर वोल्टता बराबर है, दोनों पर वोल्टता क्या है, बराबर है। तो चूंकि Z1 व Z3 समांतर क्रम में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तब अगर समांतर क्रम में है तो यहाँ पर Z1 के ऊपर जो वोल्टेज होगी वही Z3 के ऊपर होगी। तो Z1 में धारा जा रही थी I1 डबल डैश और इसका प्रतिबाधा हो गया Z1, यानी कि Z1 के ऊपर विभव पतन होगा I1 डबल डैश Z1, I1 डबल डैश इंटू Z1 इज इक्वल टू Z3 पर देख लेते हैं। तो Z3 पर जब जाएंगे तो Z3 में धारा कितनी है, Z3 में धारा है I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इंटू Z3। अब यहां से अपने को I1 डबल डैश का मान निकालना, किसका मान निकालना, I1 डबल डैश का। तो सबसे पहले I1 डबल डैश को मैं स्वतंत्र करूंगा तो ये इधर से आके इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहां पर बन जाएगा I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा Z3 इंटू I2 डबल डैश इंटू क्या आ गया, I2 डबल डैश आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। तब मेरे पास आ जाएगा I1 डबल डैश इज इक्वल टू Z3 बटा Z1 प्लस Z3 इंटू में आ जाएगा I2 डबल डैश, इंटू में क्या आ जाएगा, I2 डबल डैश। I2 डबल डैश का हम लोगों ने ऊपर मान ज्ञात कर लिया, ऊपर क्या कर लिया, मान ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपल से I2 डबल डैश का मान रखने पर, I2 डबल डैश का मान रखने पर, क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर, जैसे ही मैं इसका मान रख दूंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा I1 डबल डैश इज इक्वल टू Z3 बटा Z1 प्लस Z3 इंटू, ठीक है। अब I2 का मान देख लेते हैं, किसका मान देख लेते हैं, I2 का मान देख लेते हैं। I2 का मान है Z1 प्लस Z3 बटा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ओके, इंटू में है E2, इंटू में क्या है, E2 है। अब देखोगे तो इस चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इस चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल। और फाइनली अपने पास I1 डबल डैश इज इक्वल टू, I1 डबल डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, I1 डबल डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा Z3 बटा क्या आ जाएगा, Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू में आ जाएगा E2, इंटू में क्या आ जाएगा, Z2। अब फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है, किसके लिए, I1
I1 डैश का मान निकाल लिया, I2 डबल डैश का मान निकाल लिया, I1 डबल डैश का मान निकाल लिया। अब अध्यारोपण का प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? अध्यारोपण का प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? अध्यारोपण प्रमेय से। जब मैं अध्यारोपण प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करता हूं तब मेरे पास उत्तर आएगा कि I1 इज इक्वल टू है I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ये क्यों हुआ? माइनस इसलिए आया कि जो I1 डबल डैश है वो I के विपरीत दिशा में, I के कौन सी दिशा में? ऊपर डायग्राम में विपरीत दिशा में दिया हुआ था, इसलिए माइनस I1 डैश आ गया। अब आप लोग देख भी सकते हो, हम लोगों ने पर्टिकुलरली डायग्राम भी बनाए हैं। देखो यहाँ पर I1 डबल डैश इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि I1 डैश है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से यहाँ पर मेरे पास किसका चिन्ह आ गया? माइनस का चिन्ह आ गया। अब मैं I1 डैश और I1 डबल डैश के मान रख देता हूं, तब I1 इज इक्वल टू, I1 डैश का मान आया था Z1 प्लस Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ओके, इनटू में E1 विद ये माइनस साइन आ गया। अब इसका मान लिखेंगे तो Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 माइनस प्लस Z3 Z1 इनटू E2। तो ये मान आता है अध्यारोपण प्रमेय से। दिस इज नोन एज समीकरण नंबर, वो कितनी होगी? 3 4 5। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 5 नंबर समीकरण हो जाएगी। कितने नंबर समीकरण हो जाएगी बच्चों? 5 नंबर समीकरण हो जाएगी। अब 5 नंबर समीकरण और कौन सी 5 नंबर समीकरण और 2 नंबर 3 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर को मैच कर लीजिए। अगर दोनों समीकरण बराबर है तो अध्यारोपण की प्रमेय सत्य हुई है। ठीक है, तो समीकरण 5 में अपने पास ये मान आया है। अब समीकरण नंबर 2 का मान और देख लेते हैं। कितने नंबर समीकरण का? 2 नंबर समीकरण का मान और देख लेते हैं। तो 2 नंबर समीकरण में अपने पास ये वैल्यू आई थी। हम लोग बट्टे में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बट्टे में है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो Z2 प्लस Z3 कितना आया था? Z2 प्लस Z3। ध्यान से चेक करना बच्चों, यहाँ पर कुछ गलती मत कर देना, ठीक है ना। कुछ मिसप्रिंट हो जाएगा तो थोड़ा सा मिसप्रिंट होते ही गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो, आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 इंटू E2 बटा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जब आप लोग मैच करोगे तो यहाँ पर देख लेना दोनों चीजों के मान आपके मैच कर जाएंगे, दोनों चीजों के मान आपके क्या कर जाएंगे? मैच कर जाते हैं, ओके। यहाँ पर Z2 है बच्चों, सॉरी यहाँ पर Z2 है, ठीक है ना, देख लेना इस चीज को। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Z2 होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, ये Z2 है। तो समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 3 एक दूसरे के संगत है, ठीक है। समीकरण नंबर 5 समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 व 5 से अध्यारोपण प्रमेय, कौन से प्रमेय? अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित होती है। अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित होती है। अध्यारोपण प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। समीकरण 3 और समीकरण 5 से अध्यारोपण प्रमेय है, ये क्या हो जाती है बच्चों? स्थापित हो जाती है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रमेय के साथ आएंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।